हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। आज हम एसएससी जीडी के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 ये रहने वाला है। और इस सीरीज़ में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रोज़ाना करेंगे। और अभी तक आपने अगर जीके जीएस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में हम एकदम बेसिक से जीके जीएस को पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक से कवर करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम का कैलेंडर आ चुका है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो लगभग एग्ज़ाम तक आपको मैं 50 क्लासें करवा दूंगा। ठीक है, 2 महीने हैं हमारे पास, 50 क्लासें कर लेंगे हम एग्ज़ाम तक। और उम्मीद करता हूँ उन 50 क्लासों में से आपको बाहर प्रश्न देखने को ना मिले। ठीक है भाई, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए। और एक और बात, इस क्लास में हम रोज़ाना 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसमें हम जीके जीएस की सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम इसमें कवर कर लेंगे। इसमें आपकी साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब के प्रश्न शामिल होंगे। ठीक है, और कल से आपको इसमें जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, रिवीजन करके आना है अगले दिन। फिर अगले दिन आते ही मैं आपको क्लास में रिवीजन करवाऊँगा। सबसे पहले 5 मिनट हम आज जो हमने पढ़ा है वो अगली क्लास में हम 5 मिनट पढ़ेंगे। ऐसे करते हुए रोज़ की क्लास का अगली क्लास में रिवीजन करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं पहले ही प्रश्न के साथ में। और सभी जैसे एक प्रश्न लेंगे तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करके ही छोड़ेंगे। ठीक है भाई, एक एक प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, बेसिक से चलेंगे एकदम, कोई जल्दी नहीं है, आराम से मैं करवाऊँगा, सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। आपको तो बस पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है बस। ठीक है, चलिए भाई, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। स्वदेशी आंदोलन 1905। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की। होम रूल लीग की होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की। कहाँ पर की थी? ये की थी पुणे में। एक होम रूल लीग और है जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी मद्रास में। सितंबर 1916 एनी बेसेंट ने मद्रास में की। और अप्रैल 1916 पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, जिनके 2 समाचार पत्र आते हैं, मराठा और केसरी। मराठा किस में? इंग्लिश भाषा में था मराठा, और इंग्लिश में, और जो केसरी था वो था मराठी भाषा में। ठीक है, तिलक जी और गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की थी पुणे में। ठीक है, और इनकी 2 पुस्तकें हैं, वो है गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ठीक है, ये इनकी 2 पुस्तकें। थोड़ी स्क्रीन कम है इसलिए एडजस्ट कर लेना। ठीक है भाई, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और उन शब्दों को नोट बनाने उन शब्दों के। ठीक है, अगला है मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। महात्मा गांधी ने इन्हें महामना की उपाधि दी, महामना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इन्हें कर्मयोगी कहा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा। मदन मोहन मालवीय, जिन्हें 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनके समाचार पत्र थे नेता, हिंदुस्तान और अभ्युदय। ये इनके 3 समाचार पत्र थे, ये भी ध्यान रखना। फिर आता है केशव चंद्र सेन, जिन्होंने ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर
1864 में वेद समाज की स्थापना की। कौन से समाज? वेद समाज की स्थापना की। किसने? केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू 1864 मद्रास में करते हैं। ठीक है, कहाँ पर? मद्रास में। चलिए अगले हैं राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। 1814 में राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। कौन सी सभा? आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है, कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना। 1817 में ही राजा राम मोहन राय कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं डेविड हेयर के साथ में। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। ठीक है भाई। और अगर पूछ ले भाई सती प्रथा, हाँ ठीक है, 1829 में सती प्रथा को भी समाप्त इन्होंने किया था। इनकी 2 पुस्तकें भी आती है। एक है तुहफत उल मुहाविदीन, तुहफत उल मुहाविदीन। ठीक है, और एक और है एकेश्वरवाद को उपहार। ठीक है, कौन सी है? एकेश्वरवाद को उपहार। ये इनकी 2 पुस्तकें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इन्हें जो राजा की उपाधि है वो अकबर सेकंड ने दी थी। राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी। और तो यहाँ पर क्या है? और हाँ, इनके बारे में एक और बात याद रखो कि भाई वेदों और उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद किसने किया? राजा राम मोहन राय ने ही किया था। एक अभी एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि प्रार्थना समाज के बारे में पूछा था। प्रार्थना समाज, कोई बताएगा भाई प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज बताओ। हाँ वेरी गुड, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न। तख्त ए अकबरी सिंहासन जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था किस राज्य में है? तख्त ए अकबरी सिंहासन, बताइए भाई तख्त ए अकबरी सिंहासन कहाँ पर है? अकबर जिसके समय को शिक्षा का स्वर्ण युग, अकबर का काल शिक्षा का स्वर्ण युग कहलाया। शिक्षा का स्वर्ण युग। अकबर जिसका जन्म 1542 राणा वीरशाल के यहाँ पर होता है। अकबर जिसका राज्य अभिषेक 1556 में होता है कलानौर में। इस बार सीजीएल में प्रश्न पूछा भाई अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ पर होता है, तो कलानौर पंजाब में होता है। तो कलानौर पंजाब, ये एक रहा पंजाब। तो तख्त ए अकबरी सिंहासन ये भी पंजाब में है। अकबर जो 1551 में गजनी का सूबेदार बनता है। ठीक है, और 1560 से 1562 का समय था वो था पेटीकोट शासन। अकबर जिसने 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। कोई बताएगा पानीपत का पहला युद्ध किसके मध्य होता है? और अकबर जिसने 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी बसाया गुजरात विजय पर। 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म बनाया। एक बात, हाँ 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अकबर वर्सेस कौन था? अकबर के साथ थे महाराणा प्रताप। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। ठीक है, और अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो मेन बात पॉइंट लिखवा रहा हूँ, लिखो। अकबर के 9 रत्नों में से प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री था अबुल फजल। अकबर का प्रधानमंत्री अबुल फजल था। पूछ ले भैया शिक्षा मंत्री कौन था? एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? वो कौन था? वो था फेजी। और राजस्व मंत्री टोडरमल था। राजस्व मंत्री वो था टोडरमल। विदेश मंत्री बीरबल था। रामतनु पांडे जिन्हें तानसेन कहते हैं, ध्रुपद शैली से जुड़े हुए थे। ठीक है, और अकबर के बारे में क्या पूछ सकता है? और हाँ एक लिखो कि भैया 1575 अकबर ने इबादत खाना बनाया, इबादत खाना। ठीक है, और 1575 में ही अकबर ने एक और कुछ मनसबदारी की प्रथा शुरू की थी। मनसबदारी
की शुरुआत भी अकबर ने ही की थी। ठीक है, अकबर जिसने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फ़तेहपुर सीकरी में बनवाया था। फ़तेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया था और शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही इसने अपने बेटे जहांगीर का नाम सलीम रखा था। ठीक है, होगी बात कन्फर्म। चलिए आगे बढ़े। चोंगली नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य? देखो भाई, लोक नृत्य आ गया, बताओ। चलो, चोंगली उत्तराखंड। उत्तराखंड, कौन बताएगा उत्तराखंड के मेन जो नृत्य है, कौन कोई बता सकता है? चलिए मेरे साथ दोहराइए, बोलिए गढ़वाली, 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 कुमाऊनी, कुमाऊनी, गढ़वाली, कुमाऊनी, छोलिया, छोलिया, छोलिया जो उत्तराखंड का मार्शल आर्ट है, छोलिया। एक और लिखो, जोरा, जोरा, भोटिया, जोरा, भोटिया, हुरकिया बाउल। ठीक है, हरेला, एक लिखो उत्तराखंड का हरेला। एक नाम आता भाई हरेली, हरेली कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए फिर आता है गुजरात। गुजरात का कौन सा है? गरबा, गरबा जिसे 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया। घेरिया, गरबा, घेरिया, अलीसाका, अलीसाका। एक आता है भवई, भवई जो गुजरात राजस्थान दोनों का है, राजस्थान और गुजरात दोनों का है भवई। ठीक है, और कौन सा है भाई, और कौन बताएगा? डांडिया रास, बिल्कुल सही। बिछुड़ो, ठीक है। फिर असम, असम, असम के कौन कौन से भाई बताओ? बिहू, बिहू कहाँ का? असम का। बिछुआ कहाँ का? असम का। नट पूजा कहाँ की? असम की। ओजापाली कहाँ का? असम का। ओजापाली असम का, बिल्कुल, वेरी गुड। और मोहजुज उत्सव, मोहजुज उत्सव, मोहजुज उत्सव, मोहजुज उत्सव, ये कहाँ का? असम का। गुणोत्सव कहाँ का? असम का। गुणोत्सव, चंदूबी कहाँ का? असम का। और वाचुंग कहाँ का? असम का, वाचुंग, बिल्कुल। काठी, काठी, झूमर, झूमर, वेरी गुड। सिक्किम, सिक्किम का कौन बताएगा? सिक्किम, चूफाट, चूफाट, सिक्किम। छम मुकोटा, कागेद, 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 कागेद। सिकमारी, बिल्कुल, वेरी गुड, शिकमारी। और सागादावा, सागादावा। लोशांग, लोशांग, सागादावा, भूमचू, यन्या महोत्सव। चोंगली कहाँ का? चोंगली सर जी असम का है। ठीक है, वेरी गुड, असम का चोंगली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भैया किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? बाल लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य का है? ध्यान रखना, बाल लिंगानुपात पूछ रहा है। कोई बच्चे कह रहे हैं सर जी केरल। अरे भाई, यहाँ पर बाल लिंगानुपात पूछा है। बाल लिंगानुपात, अगर लिंगानुपात पूछता तो केरल का है, 1084 सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का। लेकिन सबसे अधिक बाल लिंगानुपात किसका है? वो है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, 972, 972। सबसे कम लिंगानुपात किसका? हरियाणा का। सबसे कम बाल लिंगानुपात भी हरियाणा का। तो सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है? हरियाणा के। कितना है? 879। अगर बाल लिंगानुपात पूछ ले तो 834। दोनों बातें याद रखनी है। अगर पूछ ले भैया सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यूटी में किसका है? यूटी में सबसे ज़्यादा है पुडुचेरी का। यूटी में सबसे ज़्यादा किसका है? पुडुचेरी का, 1037। सबसे कम यूटी में किसका है? दमन दीव का है। किसका है? दमन दीव का है। कितना है? दमन दीव का है 618, 618। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिमी जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो यहाँ आ जाओ थोड़ा सा। हाँ चलो अपन बात। सही है, इतने देखो भाई थोड़ी सी। हाँ बताओ। भारतीय रेलवे जिसका उत्तर का रेलवे, उत्तरी जोन, उत्तरी जोन का कौन? दिल्ली। उत्तर में दिल्ली। पश्चिम में, पश्चिम में कौन होगा? मुंबई। पश्चिम में मुंबई। दक्षिण में कौन होगा? चेन्नई।
चेन्नई, ठीक है। और पूर्व में कौन होगा? कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है। चलिए अब पूछ ले भैया ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी जयपुर, उत्तर पश्चिमी जयपुर, ठीक है। जयपुर के सीधे सामने पूर्व दक्षिण कलकत्ता होगा पूर्व दक्षिण का। चलो यहाँ पर आ जाओ कलकत्ता, ठीक है। यहाँ पर ये कौन होगा? उत्तर पूर्व गोरखपुर, उत्तर पूर्व गोरखपुर। और दक्षिण पश्चिम का होगा हुबली, कौन होगा? हुबली, कर्नाटक। तो उत्तर दिल्ली, दक्षिण चेन्नई, पश्चिम मुंबई और पूर्व कलकत्ता। उत्तर पूर्व हाँ, उत्तर पूर्व कौन होगा? गोरखपुर होगा, उत्तर पूर्व गोरखपुर। उत्तर पश्चिम जयपुर, पश्चिम दक्षिण हुबली और दक्षिण पूर्व कलकत्ता, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े। तो ये रहा अपना प्रश्न। क्या पूछा भाई? उत्तर पश्चिमी जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी, ये हमने पढ़ा था जयपुर में, बिल्कुल, वेरी गुड। कुल कितने जोन है भाई? कुल 18 जोन है, ठीक है। और अगर पूछ ले भारतीय रेलवे से ही अगर मैं बात करूं तो भारत में पहली जो मेट्रो थी वो कब चली थी? 1884 में, 1884 पहली मेट्रो, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि वंदे भारत इसकी शुरुआत कब होती है? ये होती है सर जी 2015। कहाँ से कहाँ तक चलती है? दिल्ली से वाराणसी तक चलती है, दिल्ली से वाराणसी तक। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। कहाँ पर है? कपूरथला कहाँ पर? पंजाब में। रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना पेरम्बूर चेन्नई में है, बिल्कुल। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। दुर्गेश नंदिनी किसकी एक रचना है? दुर्गेश नंदिनी, चलो हिंट दे दूं कि गुरुजी दे दो। चलो मुझे बताओ कपाल कुंडला जिसकी है उसकी दुर्गेश नंदिनी है। एक और मृणालिनी, ये बताओ सर जी अभी भी समझ नहीं। चलो एक और लिखो आनंद मठ। अरे सर जी पढ़ा था हमने आनंद मठ, जिससे हमने वंदे मातरम को लिया है। वंदे मातरम, आनंद मठ, वंदे मातरम किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी। अरे सर ये रहा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आनंद मठ, कपाल कुंडला, मृणालिनी, दुर्गेश नंदिनी, ये सब किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। मुझे बताओ चेतन भगत की कोई एक पुस्तक बता दो। चेतन भगत की कोई एक पुस्तक का नाम कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। चेतन भगत, रिवॉल्यूशन 2020, वेरी गुड रिवॉल्यूशन 2020, मेकिंग इंडिया अवेसम, वन इंडियन गर्ल, 5 पॉइंट समवन, बिल्कुल। अरे भाई वाह वाह, ऐसे ही पढ़ते रहो भाई। अब शशि थरूर, एन एरा ऑफ डार्कनेस। देखो भाई थोड़ी स्क्रीन छोटी है तो ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ उन बातों पर आपको ध्यान रखना, शब्दों पर जाओ मेरे। द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये रहा, सॉरी, द ग्रेट इंडियन नोवेल। और बताओ पैक्स इंडिका, बिल्कुल। केरल गॉड्स ऑन कंट्री, बिल्कुल। इनग्लोरियस एम्पायर, वाई आई एम हिंदू। और बताओ द पैराडॉक्सिकल पीएम, ठीक है। और बताओ इंडिया शास्त्र, ठीक है। सलमान रुश्दी जिनकी मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। शैम। और बताओ द सैटेनिक वर्सेस। और बताओ इमेजिनरी होमलैंड, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, किसोट, ये सब सलमान रुश्दी के। चलिए अगला प्रश्न।
ये देखिए साइंस का आ गया कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। देखो धातुओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा से बढ़ते से घटते क्रम में बात करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा, चलो यहाँ जाओ, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, पोटेशियम का क्या लिखूँ, के। सोडियम, सोडियम, सोडियम का क्या लिखूँ, Na। फिर कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का क्या लिखूँ, Ca लिखो, Ca, ठीक है। और फिर कौन सी आएगी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इसका Mg, बिल्कुल। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या लिखूँ, Al लिख दूँ, ये लो एल्यूमिनियम। और बताओ, और लिखो जिंक, जिंक, Zn, Zn, Zn है ना, Zn, ठीक है। आयरन, आयरन Fe, कॉपर, कॉपर, कॉपर Cu। फिर सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर का क्या, Ag। और गोल्ड, सोना, सोने का क्या लिखूँ, Au लिखूँ, क्या लिखूँ, Au। अब मुझे बताओ ये सबसे ज़्यादा किसका होगा, बताओ। कि सर जी सबसे ज़्यादा तो पोटेशियम है, लेकिन हमें तो सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम तो सोना होगा, ये रहा सोना, ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा पूछ लेता तो पोटेशियम, सबसे कम नीचे से ऊपर बताओ सिल्वर, ठीक है। चलिए, WPL का पहला मैच किस टीम ने जीता, बताओ। WPL का पहला मैच 2023 किसने जीता, कौन सी टीम थी जिसने ये जीता भाई, बताओ। सर ये जीता, बताओ, मुझे बताओ कि इसका पहला और लास्ट मैच WPL 2023 जिसका फर्स्ट एंड लास्ट मैच कहाँ होता है, वो होता है डी वाई पाटिल स्टेडियम में होता है, स्टेडियम में होता है, ठीक है। डी वाई पाटिल स्टेडियम जहाँ पर है उसी ने जीता है, उसी टीम ने जीता भाई। कहाँ पर है सर ये सोचो सोचो सोचो। डी वाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, कहाँ पर है, नवी मुंबई में पड़ता है। और नवी मुंबई यानी मुंबई, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है, मुंबई इंडियंस जीतती है। मुंबई इंडियंस जिसकी जो कैप्टन थी वो कौन है, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह कौर। तो ये कैप्टन, अगर पूछ ली उप विजेता पूछ ले तो वो कौन थी, दिल्ली, दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। और वहीं पूछ रहे हैं WPL 2024 वो किसने जीता है, WPL 2024 किसने जीता, RCB ने जीता है, RCB जिसकी कैप्टन कौन है, स्मृति मंदाना, स्मृति मंदाना, ठीक है। उप विजेता इस बार भी कौन, दिल्ली कैपिटल्स। फाइनल का मैच कहाँ पर होता है, अरुण जेटली स्टेडियम में, अरुण जेटली स्टेडियम में होता है। कहाँ है अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में होता है। इस बार जो ऑरेंज कैप थी, जो ऑरेंज कैप, ये किसको मिलती है, ये मिलती है 347 रनों के साथ में एलिस पेरी को, किसको, एलिस पेरी। और जो पर्पल कैप थी, पर्पल कैप ये किसको मिलती है, ये मिलती है 13 विकेट के साथ में, किसको, श्रियंका पाटिल को, श्रियंका पाटिल को, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी का वर्णन करता है, अनुच्छेद 76, ये लो अनुच्छेद 76 जिसमें भारत का महान्यायवादी आएगा। अनुच्छेद 88, फिर आ जाओ अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 कहता है कि भैया वो सदन की बैठक में भाग लेगा, ठीक है, महान्यायवादी सदन की बैठक में भाग लेगा, अनुच्छेद 88 कहता है। अनुच्छेद 105 कहता है कि भैया महान्यायवादी को हम शक्तियाँ देंगे, तो उसको जो शक्ति देंगे वो हम 105 में देंगे, ठीक है। 105 में हम उसको शक्तियाँ देंगे, 88 में उसको हम सदन में भाग लेने को बोलेंगे, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ कि भारत के पहले महान्यायवादी, फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे, वो तो थे MC शीतलवाड़, MC शीतलवाड़, ठीक है। सेकंड पूछ ले तो ये भी ध्यान होना जरूरी है भाई, तो सेकंड कौन थे, CK दफ्तरी, CK
दफ्तरी, बिल्कुल ठीक है। अगला है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? चलो एक और बात बताओ, महान्यायवादी, अभी वर्तमान में जो 16वें महान्यायवादी वो कौन है ये बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? अनुच्छेद 77 कहता है भैया, कार्यपालिका के जो सभी कार्य होंगे वो प्रधान राष्ट्रपति के नाम से होंगे, यानी जो भारत सरकार की जो समस्त कार्यवाही होगी वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगी, ये अनुच्छेद 77 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 79 ये कहता है भैया संसद का गठन होगा, संसद का गठन होगा, ये अनुच्छेद 79 कहता है। अब मुझे बताओ संसद के कितने सत्र होंगे भैया साल में? साल में 3 सत्र। किस अनुच्छेद में कहा है कि भैया संसद के सत्र 3 होंगे? वो कहा है अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 कहता है भैया संसद के जो सत्र है उनके बारे में अनुच्छेद 85 कहता है, ठीक है। 3 सत्र होंगे, एक होगा बजट, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट, मानसून और शीतकालीन, ठीक है। साल में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है और उन दोनों सत्रों के मध्य जो गैप होगा वो 6 महीनों का होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, इनमें से कौन सी एक नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी, अगर बात करूँ यमुना नदी की, तो यमुना नदी जिसकी उद्गम बंदरपूछ की पहाड़ियाँ, बंदरपूछ पहाड़ियाँ, ये इसका उद्गम है। इसकी लंबाई 1300 कितनी है? 76 किलोमीटर है। यमुना जिसके किनारे 3 यूनेस्को धरोहर स्थल है, कौन कौन से कोई बताएगा? आगरा का किला, आगरा का किला, ठीक है। एक है ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया था भाई बताओ, कोई बताएगा? इतना अच्छा आसान तो सवाल है। लाल किला, लाल किला, आगरा का किला, ताजमहल, लाल किला। अब बताओ इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? आगरा का किला और ताजमहल 1983 में शामिल होते हैं। कब होते हैं? 1983 में शामिल होते हैं। लेकिन पूछ ले लाल किले को कब शामिल किया गया? 2007 में, 2007 में, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? लिखो, केन, केन, चंबल, चंबल, कौन सी और कौन सी? बेतवा लिख दो, बेतवा। एक और लिख दो, हिंडन, हिंडन। अब मुझे बताओ, चंबल है, बेतवा है, हिंडन है, लेकिन तापी नदी नहीं है। तापी नदी जिसका उद्गम सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश से होता है, जिसे नर्मदा की जुड़वा बहन कहते हैं, नर्मदा की जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है। नर्मदा की जुड़वा बहन कहते हैं नर्मदा नदी को, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो मुझे और एक और बात बताओ कि भैया जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है उनका पानी अरब सागर में गिरेगा, ठीक है। लेकिन और कौन कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है बताओ? लिखो, साबरमती, साबरमती, साबरमती पूर्व से पश्चिम की ओर बहेगी। नर्मदा भी ऐसे ही बहती है, पूर्णा भी ऐसे ही बहेगी, और सिंधु, नर्मदा, पूर्णा, सिंधु, साबरमती, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। एक बात और पूछ लूँ, एक पूछ लूँ, क्या पूछ लो कि भाई मुझे ये एक बात बताओ, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना खुद सबसे बड़ी सहायक है, लेकिन यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, लेकिन यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टॉन्स नदी। कौन सी है? टॉन्स नदी। तो ये भी याद रखना है भैया, टॉन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। वाष्पीकरण मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? वाष्पीकरण मापने के लिए अल्टीमीटर, अल्टीमीटर। वायुयान की ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई भैया कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये वायुयान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापेंगे, ठीक है। फिर आता है गैब्रोमीटर। गैब्रोमीटर होता है गुरुत्वीय त्वरण को मापने के लिए। किसको? गुरुत्वीय त्वरण को मापने के लिए होता है गैब्रोमीटर। एमीटर किसके लिए होता है भैया? एमीटर ये होता है विद्युत धारा को मापने के लिए। किसको? विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर होता है, ठीक है।
और एटमोमीटर वाष्पीकरण मापने के लिए। हमारा आंसर डी। चलो कुछ और पूछता हूँ। बताओ मुझे कि विद्युत चुंबकीय मीटर, विद्युत चुंबकीय मीटर कौन सा होता है? वो होता है बोलोमीटर। बोलोमीटर ये होता है विद्युत विद्युत चुंबकीय मीटर होता है। कौन सा होता है? विद्युत चुंबकीय मीटर होता है। और प्रकाश की तीव्रता किस मीटर से मापते हैं? ये प्रश्न आपके लिए। प्रकाश की तीव्रता किस मीटर से मापते हैं? चलो यहाँ लिख देता हूँ, प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता ये किस मीटर से मापते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, ठीक है। चलिए, किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए आईओसी के साथ साझेदारी की थी? ये देखो, आज एक करंट का क्वेश्चन आ गया, लेकिन कल से हम 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है वही क्वेश्चन हम करेंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे भाई, ठीक है। तो कल से लेकर आऊँगा 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और फिर रोज़ाना उनका रिवीजन भी करेंगे। सब कुछ मैं आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जीके जीएस का सब कुछ भार जो है मेरे ऊपर डाल दीजिए, सब मैं करवाऊँगा। आपको तो आराम से क्लास में आना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन टाइम टू टाइम करना है, ठीक है भाई। चलिए, तो किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के साथ में किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए आईओसी के साथ साझेदारी की थी? कौन सा बैंक था भाई ये? बताओ बताओ। एसबीआई बैंक जो था वो है सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन डेवलपमेंट के साथ ये समझौता करता है एसबीआई बैंक, ठीक है भाई। आरबीआई जिसका एक अभियान है हर पेमेंट डिजिटल, हर पेमेंट डिजिटल। 2 सेकंड रुकिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई, हाँ, आरबीआई का हर पेमेंट डिजिटल ये अभियान था। यस बैंक, बिल्कुल यस बैंक जिसने पेरिस ओलंपिक के लिए आईओसी के साथ में साझेदारी की थी। फिर एक नाम आता है एशियाई बैंक का। एशियाई बैंक जो महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए भारत के साथ में साझेदारी करता है, एशियाई बैंक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है भाई, बताओ। देखो, अगर बात करें मैं वन रिपोर्ट की, तो ये 2021 की 17वीं रिपोर्ट थी, भारतीय वन रिपोर्ट। ये 1987 में ये शुरुआत होती है इसकी वन रिपोर्ट की, ठीक है। 17वीं वन रिपोर्ट थी 2021 में। अगर बात करें सबसे ज़्यादा वन की, तो सबसे ज़्यादा जो वन हैं वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले प्रतिशत के हिसाब से, सबसे ज़्यादा प्रतिशतता के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो परसेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखनी है। सब सर्वाधिक पूछ ले मध्य प्रदेश में, परसेंट के हिसाब से पूछ ले तो मिजोरम में है। फिर आ जाओ भैया कि वन क्षेत्र कितना है भारत में। भारत में वन क्षेत्र है लगभग 21.7%, 21.71%, ये इतना है भारत में वन क्षेत्र। और वन और वृक्षों का प्रतिशत कितना है भारत में? वन और वृक्ष का प्रतिशत है 24.5%। कितना है? 24.5%। ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो अगर पूछ ले भाई सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि वो हुई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के बाद में सेकंड नाम किसका आता है? वो आता है तेलंगाना का। कहाँ, किसका? तेलंगाना का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि किस में होती है, तो इसको उल्टा कर दो। सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से तेलंगाना पहला और दूसरा आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अम्मान अली खान किस घराने से संबंधित है? अम्मान अली खान, बताओ। जयपुर अतरौली घराना, जयपुर अतरौली घराना जिसके फाउंडर कौन थे? अल्लादिया खान, अल्लादिया खान जयपुर अतरौली घराने के फाउंडर। बंदे अली खान, जयपुर अतरौली घराने में आते बंदे अली खान, मल्लिकार्जुन मंसूर, विद्याधर व्यास, पंडित लक्ष्मण प्रसाद, किशोरी अमोनकर, फिर विद्या गौर अडगर, ठीक है।
ये सभी जयपुर अतरौली घराने में आते हैं। फिर मैं बात करूँ मेवाती घराने की, तो मेवाती घराने जिसके जो फाउंडर है वो है गग्गे नज़ीर खान। कौन है? गग्गे नज़ीर खान। गग्गे नज़ीर खान मेवाती घराना। पंडित जसराज जिन्हें सन 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। तो पूछ ले भैया पंडित जसराज किस घराने से आते हैं? तो मेवाती घराना, जिन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? सन 2000 में मिला था। काला रामनाथ मेवाती घराने के। त्रिपति मुखर्जी मेवाती घराने के। रतन मोहन शर्मा मेवाती घराना। ठीक है, फिर आ जाओ किराना घराना। किराना घराना जिसके फाउंडर थे अब्दुल करीम। कौन थे? अब्दुल करीम। और थे वहीद खान। एक था वहीद खान। ये किराना घराने थे। तो पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के थे। पंडित भीमसेन जोशी बहुत बार प्रश्न पूछ लेता है इनसे। ये भैया इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 2009 में। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी जिन्हें भारत रत्न मिला था। किराना घराना की छन्नूलाल मिश्रा किराना घराने की। सवाई गंधर्व किराना घराना। गंगूबाई हंगल किराना घराना। प्रभा अत्रे किराना घराना। फिर आ जाओ भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना जिसके फाउंडर उस्ताद छज्जू खान। कौन थे? उस्ताद छज्जू खान इसके फाउंडर। लता मंगेशकर और अंजनीबाई मालपेकर, शशि कला कोटकर, ये भिंडी बाजार घराने से आते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट राइनो को कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट राइनो को कब शुरू किया गया था भाई? बताएगा कोई? देखो, प्रोजेक्ट अगर टाइगर का पूछ ले, टाइगर। एक था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछता है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का था। प्रोजेक्ट एलिफेंट था 1992 का था। ठीक है, तो और एक है प्रोजेक्ट रेड पांडा। ये कब का है? ये है प्रोजेक्ट रेड पांडा 1994 का। और प्रोजेक्ट चीता ये कब का है? 2022 का है प्रोजेक्ट चीता। और एक है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये कब का है? ये 2013 का है। कब का है? 2013 का है। ठीक है, तो ये और प्रोजेक्ट राइनो ये कब का है? ये है 2005 का। ये रहा 2005। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट चीता 2022 और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013 और रेड पांडा 1994 का। ठीक है, चलिए। ज्ञान सरस्वती मंदिर किस राज्य में स्थित है? ज्ञान सरस्वती मंदिर तेलंगाना का। ज्ञान सरस्वती मंदिर तेलंगाना में ही रामप्पा मंदिर है। कौन सा? रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। हजार स्तंभ मंदिर तेलंगाना में है। और कौन सा है? और है संगमेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर? ये तेलंगाना में है। ठीक है, तमिलनाडु के मंदिर भी बहुत पूछता है। अगर पूछ ले, ये रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? रंगनाथ स्वामी मंदिर। ठीक है, और मीनाक्षी मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर महाबलीपुरम का शोर मंदिर, कपालेश्वर मंदिर और नटराज मंदिर। ठीक है, तमिलनाडु की ही एक दक्षिण भारत में 12 अलवार संत हैं। कितने हैं? दक्षिण भारत के 12 अलवार संत है। 12 अलवार संत है। उन 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला संत है, उसका नाम है अंडाल। जिसका संबंध कहाँ से है? जिसका संबंध है तमिलनाडु से। ठीक है, तो अंडाल 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला संत अंडाल, जो तमिलनाडु की है। ठीक है, उड़ीसा जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके जो भाई थे बलराम और सुभद्रा, उनकी झांकियाँ निकाली जाती है, उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, और उड़ीसा में ही लिंगराज मंदिर है। कौन सा? लिंगराज मंदिर। और कोणार्क का सूर्य मंदिर,
ब्लैक पेगोडा कहते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, गोवर्धन मठ, पुरी का गोवर्धन मठ, समलेश्वरी मंदिर, बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर, ये सब कहाँ पर उड़ीसा में है। ठीक है, आ जाओ दिल्ली। दिल्ली में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। और एक लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल जो ईरानी वास्तुकार थे इसके, उसके द्वारा कौन था वो, उसका नाम था लोटस टेम्पल, फारिबोर्ज शाहबा, हाँ डिज़ाइनर था इसका फारिबोर्ज शाहबा। ठीक है, चलिए। खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक खेल से भी प्रश्न लिया है खो खो। अगर बात करें खो खो, जिसका जन्म होता है पुणे में, खो खो का जन्म पुणे में माना जाता है। ठीक है, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो 9-9 ऐसे याद रखना है, खो खो 9-9, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। और जो खो खो है उसके जो खेल की 4 पारी में खेल होता है खो खो का, प्रत्येक पारी 9 मिनट की होती है। ठीक है, जैसे एक पारी 9 मिनट की हुई, फिर 5 मिनट का गैप, फिर दूसरी पारी, फिर 9 मिनट का गैप, फिर तीसरी और चौथी पारी के मध्य कोई भी गैप नहीं रहता है। ठीक है, अगर बात करूँ राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 की, तो उसमें खो खो में मेल और फीमेल दोनों महाराष्ट्र ने जीता। तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 खो खो मेल और फीमेल महाराष्ट्र ने जीता है। भारतीय खो खो महासंघ, भारतीय खो खो महासंघ, भारतीय खो खो महासंघ, जिसकी स्थापना 1956 में होती है। पूछ ले भैया खो खो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो खो खो को ओलंपिक में 1936 में शामिल किया गया था। ठीक है, 1936 में हम गोल्ड लेकर आए थे हॉकी में, पता है क्या किसी को? मेजर ध्यानचंद के समय। ठीक है, पता ही होगा भाई, इतना इजी सवाल है। और बताओ मुझे, हाँ चलो कुछ खेलों के बारे में पूछता हूँ, कितने खिलाड़ी होता है आपको बताना है। ठीक है, पोलो, पोलो में कितने होते हैं? फिर क्रिकेट सबको पता होगा, तो ये तो फुटबॉल और हॉकी और बास्केटबॉल लिख दो, एक बास्केट बॉल। ठीक है, बताओ इनमें कितने होते हैं? पोलो में कितने होते हैं भाई? पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इसमें कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। ठीक है, और रग्बी में कितने होते हैं? रग्बी 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 में होते हैं 15 खिलाड़ी। कितने? 15। फिर नेट, कबड्डी और वाटर पोलो, इनमें भी कितने? 7 ही खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए। और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में भी 9। चलिए, कौन सा शब्द मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है? मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है। ब्लीडर, एड्रेस, नॉकआउट, नॉकडाउन। ब्लीडर है, नॉकआउट, नॉकडाउन ये भी है, लेकिन एड्रेस, एड्रेस किसका बताओ? एड्रेस ये ऐसा नहीं घर का एड्रेस कहाँ है पता, वो वाला नहीं। एड्रेस है गोल्फ में। कौन सा खेल? गोल्फ, जिसमें है शॉट। गोल्फ का क्या है? शॉट, शॉट, फ्राइड एग, शेक पुल, अल्बाट्रांस, पार, पुट, एड्रेस, ब्रिज, ये किसमें? गोल्फ में है। ठीक है, नॉकडाउन, नॉकडाउन, ब्लीडर, ये सब किस में आते हैं भैया? ये सब आते हैं मुक्केबाजी में। ठीक है, चलो मुझे बताओ, मैं कुछ शब्द पूछता हूँ, आपको बताना है कौन से खेल के हैं। नो बॉल, वाइट बॉल, विकेट किसके? क्रिकेट के। अरे चाइना मैन किसका बताओ? चाइना मैन, चाइना मैन बताओ किस खेल का है? चाइना मैन। प्ले ऑन किसका है बताओ? प्ले ऑन। और स्कूप किसका? स्कूप, स्कूप किसका है ये बताओ? चाइना मैन क्रिकेट का है। किसका है? क्रिकेट का है। किसका है? क्रिकेट का है। प्ले ऑन ये भी क्रिकेट का है। स्कूप किसका है? स्कूप है हॉकी का। स्कूप हॉकी का। चलो और पूछो कुछ। हाँ, लेग बाय, चलो क्रिकेट भी बताता हूँ। पावर प्ले ले लो, पावर प्ले, लेग बाय,
ये क्रिकेट के हैं। पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर, बुली, 16 यार्ड, 16 यार्ड, ये किसके, हॉकी के। बैक स्टिक, ये किसका, हॉकी का। ठीक है, चलिए। त्वचा की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? त्वचा, त्वचा जो सबसे आंतरिक परत है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। मध्य में होती है वो होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और जिसको हम छूते हैं, जिसको हम अपनी त्वचा को छू सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? सॉरी, एपिडर्मिस कहेंगे। जिसको हम, 2 सेकंड, जो मध्य में होगी उसको हम डर्मिस कहेंगे। सॉरी, मध्य में डर्मिस, और सबसे जो भारी होता है उसको हम कहेंगे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, हाँ, अरे ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, एपिडर्मिस। तो जिसको हम छू सकते हैं उसको एपिडर्मिस, और सबसे आंतरिक उसको हाइपोडर्मिस, और जो मध्य में होती है उसको डर्मिस। तो हमें क्या पूछा है? सबसे आंतरिक पूछा है, तो सबसे आंतरिक में है ये रहा हाइपोडर्मिस। ठीक है, चलिए। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बनता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, ये था। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, जिसने जो जिला कलेक्टर है उसका पद सृजित किया, लेकिन जो कलेक्टर को शक्तियाँ किसने दी थी? कॉर्नवालिस ने दी थी। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में कलकत्ता में पहला सर्वोच्च न्यायालय, फोर्ट विलियम, कलकत्ता में पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774। तो पूछ ले, पहला सर्वोच्च न्यायालय 1774 कलकत्ता, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में होता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, अब बताओ, भारत सरकार अधिनियम 1919। देखो 1919 का पूछ लेना, 1919, तो इसमें अगर पूछ लेता कि भैया प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में थी। ठीक है, चलिए। भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935 का अधिनियम, जिसमें केंद्र और जो प्रांत है उसके मध्य शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। नेहरू जी ने इसे दासता का नया चार्टर, दासता का नया चार्टर किसने कहा था? वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है भाई, चलिए। तो भाई ये, चलो, थैंक यू आ गया है अपना। तो आज की अपनी ये क्लास यहीं तक रहती है। ठीक है, कल मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ में, और रिवीजन करके आना है। सुबह आते ही हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, और रिवीजन करके आना। ठीक है, और देखो ये इतना बड़ा थैंक यू आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूँगा क्योंकि हम यहाँ सिर्फ पढ़ाने आए हैं। तो बस एक लाइक कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ लोगों को पसंद आ रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है। बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। आपको बस एक लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। अगर मुझसे कुछ पढ़ाने में गलती भी हुई है, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगली क्लास में आपको क्या कुछ चेंजेस करना है मुझे, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और आपके विचारों का मोस्ट वेलकम है। कुछ भी मेरे लिए आपके विचार वो आप नीचे लिख सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप नीचे लिख देना। ठीक है, एक कमेंट मेरे लिए छोड़ के जाना है आपको। तो फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।